लियू रुयान को देखकर मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने मन में सोचा, अरे नहीं, वह शायद फिर से पैसे उधार लेने जा रही है। निश्चित रूप से लियू रुयान मेरे पास आई, अपना हाथ बढ़ाया और कहा, फैंग युआन, मुझे 500 युआन उधार दो। मेरे आसपास के सहपाठियों ने भी मुझे अजीब भावों से देखा, शायद सोच रहे थे कि यह सरल व्यक्ति आज्ञाकारी रूप से फिर से पैसे सौंप देगा। लियू रुयान और मैं बचपन से पड़ोसी रहे हैं। जैसे जैसे रुयान बड़ी हुई, वह एक संपूर्ण फिगर के साथ और अधिक सुंदर हो गई, इसलिए मैंने एक बार पानी के करीब जाकर सबसे पहले चंद्रमा को देखना चाहा और कुछ देर तक उसका पीछा किया। दुर्भाग्य से सिम्स का कभी भी अच्छा अंत नहीं होता। जी चेंग नाम के एक गुंडे ने आसानी से लियू रुयान को जीत लिया। मैं यह भी देख सकता था कि रुयान उन बुरे लड़कों को पसंद करता था, लेकिन मेरे जैसे सुशिक्षित परिवार के किसी व्यक्ति से मैं बस यह पूछना चाहता था, क्या आपने बहुत सारे रोमांस नाटक देखे हैं? खुद को चान हो नाम समझ रहा है, लेकिन असल में वह सिर्फ एक छोटा मोटा चोर है। जरा सोचिए, भाई हो नाम भी किसी बड़े बॉस का पिछलगू ही लग रहा था। तब से मैंने उसके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मेरी पिछली सहायता केवल पुरानी मित्रता के कारण थी, जिससे इनकार करना कठिन था। मैं अब उसकी नकदी गाय के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहती थी। इसके अलावा मैं थोड़ा नाराज था, इसलिए मैं उसे हमेशा के लिए अस्वीकार करना चाहता था ताकि वह मुझसे दोबारा पैसे न मांगे। रुयान, हम बचपन के दोस्त के रूप में एक साथ बड़े हुए हैं और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ एक अच्छी बहन की तरह व्यवहार किया है। पिछले कुछ महीनों में आपने मुझसे कम से कम 3000 युआन उधार लिए हैं। अब मैं इंटरनेट कैफे में जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। मैं एक वफादार और नेक व्यक्ति हूं, इसलिए मैंने कभी इस तथ्य को सामने नहीं लाया कि आपने एक पैसा भी नहीं चुकाया है। लेकिन यह तथ्य कि आप किसी और के साथ सोए और फिर भी मुझसे होटल के कमरे के लिए भुगतान करवाया, यह वास्तव में बहुत अपमानजनक है। तुम्हें क्या लगता है दूसरे मुझे कैसे देखते हैं? क्या मुझे कुछ आत्मसम्मान की जरूरत नहीं है? हर कोई कहेगा, उस लड़के को देखो, वह वही है जो हमेशा अपने बचपन के दोस्त के होटल के कमरे के लिए भुगतान करता है, जबकि वह किसी अन्य लड़के के साथ संबंध बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा आनंद लेते रहते हैं, लेकिन आप इस अच्छे बड़े भाई के बारे में कभी नहीं सोचते हैं जो हमेशा आपका समर्थन करता है, फिर भी अभी तक अकेला है और उसके पास भोजन या इंटरनेट तक पहुंच के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं कि दूसरे आपको कैसे देखेंगे? आप पहले से ही हैं। अब तुम मेरी औरत नहीं रही, क्या बिरादरी में सब तुम्हें भाभी नहीं कहेंगे? क्या आप चेहरा बचाना नहीं चाहते? मेरी निंदनीय बड़बड़ाहट ने आसपास के सहपाठियों को हंसी में उड़ा दिया और साथ ही मेरे बारे में सभी की धारणा को स्पष्ट कर दिया कि मैं लियू रुयान का साधारण व्यक्ति हूं। दरअसल मैंने बहुत पहले ही साधारण होना बंद कर दिया था, लेकिन मैं लियू रुयान को हर दिन मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में अफवाहें बनाने से नहीं रोक सका। लियू रुयान ने मुझे चौड़ी आंखों से देखा, सोचा कि वह मुझे अच्छी तरह से जानती है। हालांकि मेरा परिवार अत्यधिक धनी नहीं है, फिर भी हम निश्चित रूप से मामूली रूप से भी संपन्न नहीं हैं। कुछ 100 युआन निश्चित रूप से मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने यह मान लिया कि मैं ईमानदारी से पहले की तरह ही पैसे सौंप दूंगी, और उसने गुप्त रूप से इस बात का आनंद भी लिया कि मैं, उसका साधारण आदमी, उसके लिए कितना उपयोगी था। अवचेतन रूप से यह भी उसका एक प्रकार का सहज आत्मसंतुष्टि थी। इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि मैं अब उसे पैसे उधार देने को तैयार नहीं हूं, तो वह बेहद क्रोधित हो गई। फैंग युआन, यह किस तरह का पागलपन है? आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं, जानबूझकर मुझे रोकने के लिए मुझे पैसे उधार देने से इनकार कर रहे हैं, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? जैसे जैसे वह बोलती गई, वह और अधिक आश्वस्त होती गई कि यही मामला था। उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान तैर गई और उसकी आंखों में तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं था। निश्चित रूप से उसके बोलने के बाद आसपास के सहपाठियों ने भी सोचा कि इसका कुछ मतलब है, क्योंकि रुयान वास्तव में अच्छा दिखता था। इस प्रकार वे सभी गपशप करने के लिए उत्सुक होकर इधर उधर देखने लगे। मुझे लगा कि मुझे खुद को स्पष्ट रूप से समझाना होगा, अन्यथा महिलाउन्मुख उपन्यास की दुनिया में एक विनम्र साधारण लड़की के रूप में देखा जाना पूरी तरह से सामाजिक मृत्यु होगी। रुयान हाई स्कूल के 2 साल से अधिक समय से
तुम्हें पैसे उधार देने के अलावा मैंने कभी भी तुम्हारे प्रति कोई स्पष्ट कार्य या संकेत नहीं दिया है। तो मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपका सिंप हूँ। पड़ोसी होने के नाते भी मैं कभी आपके साथ स्कूल नहीं गया या वापस नहीं आया। तुम्हें दूसरों को यह बताना अच्छा लगता था कि मुझे तुम पर क्रश है। जब मैंने यह सुना तो मुझे वास्तव में बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि चीजें बदसूरत दिखें। इसलिए भले ही इससे मेरी प्रतिष्ठा पर असर पड़ा, मैंने एक अच्छा आदमी बनना चुना और इसे चुपचाप सहन किया। आपने मुझसे बार बार पैसे मांगे और मैंने हमारी बचपन की दोस्ती से इनकार नहीं किया। लेकिन याद रखें, आपने हमेशा कहा था कि यह एक ऋण था और मैंने केवल आपको इसे उधार दिया था। अब जब 3 महीने बीत गए तो मुझे ध्यान से देखो, तुमने कभी मुझे बदला चुकाने का इरादा नहीं किया, बल्कि इसे हल्के में ले लिया। अपने बचपन के दोस्त के रूप में आपने मेरी भावनाओं को गंभीर ठेस पहुंचाई है। मैंने तुम्हारे साथ मित्र जैसा व्यवहार किया, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए न केवल मैं इसे आपको उधार नहीं दूंगा, बल्कि मैं यहाँ सभी को कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने लियू रुयान का पीछा करने के बारे में कभी नहीं सोचा है। हाई स्कूल शुरू करने के कुछ समय बाद ही उसकी मुलाकात जी चेन से हो गई। मैं उनके अच्छे होने की कामना करता हूँ और मुझे कोई नाराजगी नहीं है। लियू रुयान के साथ मेरा रिश्ता केवल पड़ोसियों का है। जब हम छोटे थे तभी हम करीब थे, क्योंकि बच्चों में लिंग भेद की कोई अवधारणा नहीं होती। पिछली अफवाहों और अटकलों से मुझे काफी परेशानी हुई है और मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरी स्थिति को समझ सकता है। आसपास के सहपाठियों ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि मैं वास्तव में आमतौर पर एक कम महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं और मैंने कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं किया है। एक हताश सरल व्यक्ति के रूप में मेरी लंबे समय से चली आ रही छवि पूरी तरह से लियू रुयान द्वारा आग में घी डालकर बनाई गई थी। हर कोई सोचने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, हेनरी फैन के शब्द तार्किक और अच्छी तरह से स्थापित हैं। ऐसा ही होना चाहिए। क्या रुयान कुछ ज्यादा नहीं है? और उसका स्वाद वास्तव में संदिग्ध है। वास्तव में वह एक सड़क ठग के प्यार में पड़ रही है। शोर शराबे वाली बातचीत ने लियू रुयान की छाती को जोर से हिला दिया। क्रोधित होकर उसने अपनी आवाज उठाई। कक्षा के बाहर के लोगों की भी नजर उस पर पड़ी। फैंग युआन, क्या तुमने हमारी वर्षों की मित्रता को कुत्तों के हवाले कर दिया? मैंने बेरुखी से जवाब दिया। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और अगर मैंने ऐसा किया भी तो मैं इसे तुम्हें उधार नहीं दूंगा। आप इसे वैसे भी वापस नहीं करेंगे। उसने पीछे मुड़कर देखा और मांग की। फैंग युआन, इससे आपका वास्तव में क्या मतलब है? मैं सचमुच उसकी अनथीन डांट फटकार से थक गया था। वह सिर्फ पैसे उधार लेने के लिए बॉस की तरह व्यवहार करती है। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए आह भरी और बस अपनी किताब की ओर देखते हुए अपना हाथ हिलाकर उसे दफा हो जाने के लिए कहा। ठीक है, उधार न देना चाहो तो भूल जाओ। मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप आज रात मेरे लिए कवर करना जारी रखें, नहीं तो मैं आपको भुगतान कर दूंगा। इतना कहने के बाद उसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया और गुस्से में उठकर चली गई। लेकिन इस बार मैं टूट गया। मैं अब और दोष नहीं लेने वाला था, इसलिए मैंने तुरंत चिल्लाया, दफा हो जा। तुम दूसरे मर्दों के साथ सोती हो और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं हार मान लूं? आपके सपनों में। मैंने आपको केवल इसलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं परेशान नहीं हो सकता था। अपनी गंदगी स्वयं साफ करें। हेनरी फैन की आवाज बहुत तेज थी। ठीक है फैंग युआन, मैं अब तुम्हारी बात नहीं छिपाऊंगा। यह सुनकर कमरे के अंदर और बाहर के सहपाठियों ने लियू रुयान को मजाकिया नजर से देखा और हंस पड़े। स्कूल की भव्य सुंदरी रुयान इतनी शर्मिंदा थी कि उसने अपना चेहरा ढक लिया और पूरी तरफ शर्मा गई। डेस्कमेट ने खुशी से कहा, बुरा नहीं फैंग युआन। मैंने हमेशा सोचा था कि आप एक ईमानदार और अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति थे। इस बार आपने वास्तव में सभी को एक नई नजर से देखा है। मैं आपके बारे में अपनी पिछली धारणाओं के लिए माफी मांगता हूं। आप क्या पीना चाहते हैं? मेरी दावत। कृपया मेरे लिए सोडा की एक बोतल ले आओ। मैंने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया और बातचीत शुरू कर दी, अन्य सहपाठियों के साथ बिल्कुल मेल खाते हुए। शाम को जब मैं घर पर समीक्षा कर रहा था, लियू रुयान की मां ने अचानक फोन किया। फैंग युआन आंटी ने सुना है कि हाल ही में आपके ग्रेड में काफी गिरावट आई है।
वह एक पल के लिए रुकी और यह समझने की कोशिश कर रही थी कि इसे चतुराई से कैसे उठाया जाए। मुझे पता है कि आपने रुयान को आपको पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन समय को देखते हुए आपको रुयान को जल्दी वापस आने के लिए कहना चाहिए। अब आप दोनों बड़े हो गए हैं। अब आप एक दूसरे के साथ उस तरह चिपक कर नहीं रह सकते जैसे आप बच्चों के साथ रहते थे। क्या आप जानते हैं, जैसा कि अपेक्षित था, उस कुतिया रुयान ने मेरी चेतावनी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने एक बार फिर मुझे बाहर जाने के लिए ट्यूशन का बहाना बनाया। इसके अलावा उसके माता पिता व्यवसाय में हैं और आमतौर पर विश्वास से परे व्यस्त रहते हैं। शायद ही कभी अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेते हैं। यहाँ तक कि पिछले 2 वर्षों में उनका पड़ोसियों के साथ बहुत कम संपर्क रहा है। अक्सर भागने से पहले केवल संक्षिप्त अभिवादन का आदान प्रदान किया जाता है। इसलिए जब तक रुयान ने ऐसा नहीं कहा, उन्हें पता नहीं था कि मैं हमारी कक्षा में सीधे शीर्ष 3 का छात्र था। इसके चलते जब भी वह रात में बाहर जाती थी तो वह मुझे पढ़ाने का बहाना इस्तेमाल करती थी। साथ ही चूंकि मैंने अतीत में उसे छुपाने में मदद की थी, इसलिए अब तक कुछ भी गलत नहीं हुआ था। रुयान ने हमेशा वयस्कों के सामने एक बहुत अच्छे व्यवहार वाली छवि स्थापित की। वह यह भी जानती थी कि कैसे आकर्षक व्यवहार करना और लोगों को मनाना है, जिससे वह अपने बड़ों की अत्यधिक पसंदीदा बन जाती है। हालांकि उसका लगभग सारा बुरा स्वभाव मुझ पर ही था। उसके प्रति मेरे मन में जो स्नेह था, उस पर भरोसा करते हुए उसने मुझे हर संभव तरीके से धोखा दिया। यहाँ तक कि मेरे अपने माता पिता भी उसके साथ मुझसे बेहतर व्यवहार करते थे। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो वह वास्तव में पीयूए में एक अद्भुत प्रतिभा है। इसे भूल जाओ, यह मैं नहीं हूं जो वैसे भी पीड़ित है। उसके माता पिता के लिए दया महसूस करने के अलावा मेरा एकमात्र नुकसान यह है कि इतनी कोमल चीनी गोभी मैंने पहले नहीं उगाई थी। लेकिन जो भी हो, वह अब तक अचार वाली गोभी में बदल। मैं नहीं चाहता था, लेकिन वैसे भी मैं अब दोष नहीं लेने वाला था। आंटी, क्या कोई गलती है? मेरी हाल की परीक्षाओं में मैं अपने ग्रेड के शीर्ष 3 में रही, इसलिए मुझे रुयान को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पंक्ति के दूसरे छोर ने उपहास किया। फैंग युआन, रुयान ने कहा कि हाई स्कूल के बाद से आपके ग्रेड में भारी गिरावट आई है। अन्यथा मेरा रुयान आपको पढ़ाने के लिए हर दिन आपके घर क्यों भागता होगा? उसने आपको पढ़ाने में अध्ययन का इतना समय बर्बाद किया है। जब मैंने तुम्हें पहले भी कुछ बार फोन किया था, तो क्या तुमने स्वयं इसे स्वीकार नहीं किया था? फैंग युआन, तुम्हें अपनी झूठ बोलने की आदत को सुधारना होगा, अन्यथा जब तुम समाज में प्रवेश करोगे तो यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। भविष्य में मैं रुयान को तुम्हें पढ़ाने नहीं दूंगी। अगर वह तुम्हारे साथ रहेगी तो देरसबेर वह बर्बाद हो जाएगी। वह अपने फोन का जवाब भी नहीं दे रही है, उसे जल्दी से यहाँ वापस लाओ। खैर, मुझे फिर से बातें स्पष्ट करनी पड़ी और शायद डांट भी खानी पड़ी। लेकिन मुझसे पहले उसे झूठ बोलने में मदद करने के लिए किसने कहा था? इसके लिए मैं केवल स्वयं को दोषी मानता था। आंटी, आप बड़े व्यवसाय में हैं और हर तरह के लोगों से मिली हैं। कुछ चीजें थीं जिन्हें पहले कहना मेरे लिए कठिन था, लेकिन अब मैं आपको बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं। आंटी, मैं हाई स्कूल के बाद से हमेशा अपने ग्रेड के शीर्ष 3 में रहा हूं। आप इस वर्ष व्यस्त रहे हैं और पड़ोसियों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की है, इसलिए आप नहीं जानते। आप आंटी वांग, अंकल ली या हमारे पड़ोस में किसी को भी कॉल कर सकते हैं जो हमारे परिवारों से परिचित है, यह पुष्टि करने के लिए कि क्या मैं अपनी कक्षा में शीर्ष छात्रों में से एक हूं। आप सीधे मेरे माता पिता से भी पूछ सकते हैं, यदि आप अभी भी उन पर विश्वास करने को तैयार हैं। रुयान के मुझे पढ़ाने आने के बारे में मैंने पहले झूठ बोला था क्योंकि उसने मुझसे यह कहते हुए मदद मांगी थी कि उसके पास एक जरूरी मामला है। मुझे केवल आंशिक समझ है कि यह क्या था। आपको गुमराह करने से बचने के लिए मेरा सुझाव है कि आप सीधे रुयान से बात करें। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप स्कूल जाकर भी पूछ सकते हैं। एक वयस्क के रूप में मेरा मानना है कि आप समझते हैं कि आप किसी कहानी के सिर्फ एक पक्ष को नहीं सुन सकते हैं और केवल अपनी जानकारी के स्रोतों का विस्तार करके ही आप वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। आखिरकार लियू रुयान और मैं अब सिर्फ सहपाठी हैं। हाई स्कूल शैक्षणिक जीवन बहुत व्यस्त है और मेरे पास उसके साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हालांकि हमारे दोनों परिवारों के बीच संबंध अभी भी हैं,
लेकिन यह वास्तव में पहले जितना घनिष्ठ नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से कम मिलते हैं। इसलिए मुझे भी उम्मीद है कि आप एक बाहरी व्यक्ति के रूप में कुछ बातें समझ सकते हैं। महिलाओं के मुद्दों में शामिल होना कठिन है और मैं उनके पारिवारिक नाटक में नहीं घसीटना चाहती थी। लेकिन रेखा के दूसरे पक्ष ने तुरंत इसका खंडन किया, यह असंभव है। मेरी लियू रुयान बचपन से ही आज्ञाकारी और समझदार रही है, वह मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है। ओह ठीक है, महिलाओं से बात करना वास्तव में थोड़ा थका देने वाला होता है। सौभाग्य से उसने परेशान करना जारी नहीं रखा। आखिरकार वह एक वयस्क है। फोन रखने के बाद वह शायद स्थिति की पुष्टि करने के लिए दूसरों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। हालांकि लगभग 10 मिनट के बाद मेरे घर के सामने का दरवाजा अचानक जोर से खटखटाया गया। सौभाग्य से मैं एक युवा व्यक्ति हूँ और हालांकि मेरे माता पिता एक व्यापारिक यात्रा पर गए हुए हैं, मैं मुसीबत से नहीं डरता। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और दरवाजा खोला और निश्चित रूप से यह लियू रुयान के माता पिता थे। उसकी मां का चेहरा बेहद बदसूरत था और उसने तुरंत मांग की, जो यान, तुम मेरे लियू रुयान को कहाँ छिपा रहे हो? तुम उसे फोन का जवाब क्यों नहीं देने देते? दूसरी ओर उसके पिता चारों ओर खोजते हुए जोर से चिल्लाते हुए सीधे घर में घुस आए, रुयान, अभी यहाँ से बाहर निकलो। मैं उनकी चिंता को समझता था और चूंकि उन्होंने चीजों को गड़बड़ नहीं किया या तोड़ा नहीं और फिर भी कुछ संयम दिखाया, तो मैंने उन्हें खुद ही खोजने दिया। इस बीच मैं अपनी पिछली मासिक परीक्षाएं और अंतिम रिपोर्ट कार्ड लेने गया। निश्चित रूप से किसी को न पाकर वे मेरे सामने खड़े होने के लिए वापस दौड़ पड़े। उसकी मां ने उत्सुकता से विनती की, जियोयान, आंटी बहुत चिंतित है। वह एक युवा लड़की है, इतनी रात को घर नहीं आती और अपने फोन का जवाब भी नहीं देती। कृपया आंटी की मदद करें। लियू रुयान के पिता भी उसके पास उत्सुकता से खड़े थे। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बस मेरी ओर गंभीर निगाहों से देखा, इस उम्मीद से कि मैं मदद कर सकता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं मदद करना चाहता था, उन्हें सीधे बताना कि लियू रुयान एक होटल में गया था और उन्हें एक एक करके हर होटल की तलाशी लेने देना चाहता था। लेकिन लियू रुयान के स्वभाव को जानते हुए वह शायद अगले ही दिन हुआंग माओ को मुझे घेरने के लिए तैयार कर लेगी। लेकिन जैसा कि मैंने देखा, भले ही मैं आज और कुछ न कहूँ, यह तथ्य कि मैंने उसे झूठ बोलने में मदद नहीं की शायद उसे मुझसे नफरत करने के लिए पर्याप्त है। अंकल, आंटी, ये मेरी पिछली परीक्षा के पेपर और रिपोर्ट कार्ड हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो कृपया पहले इसकी पुष्टि करें। मैं वास्तव में ग्रेड के शीर्ष 3 में हूं, इसलिए मुझे किसी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड लिया और उस पर कई बार नजर डाली। निश्चित रूप से मेरे ग्रेड लियू रुयान से कहीं अधिक थे, जिससे उनके चेहरे तुरंत बेहद बदसूरत हो गए। हालांकि इस बार उनका गुस्सा लियू रुयान पर निकला। मुझे वास्तव में लियू रुयान की ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। पहले यह रुयान ही था जिसने मुझसे उसके लिए मदद की भीख मांगी थी, लेकिन मेरी अंतरात्मा अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए आज मैंने आपके सामने सब कुछ कबूल करने का फैसला किया। तब मैं सचमुच नहीं जानता कि वह क्या कर रही है। लियू रुयान और मैं पिछले 2 वर्षों से पहले जितने करीब नहीं रहे हैं और वह भी मेरे साथ घूमना पसंद नहीं करती है। शायद आपको वापस जाना चाहिए और थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, और जब वह वापस लौटे तो उसके साथ अच्छी बातचीत करनी चाहिए। लियू रुयान के माता पिता को भी लगा कि वे पहले बहुत उतावले थे और उनका रवैया बुरा था, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं कह सके और उन्हें पहले कहीं और देखना पड़ा। बाद में जब मेरे माता पिता घर आए तो मैंने बिना कुछ छिपाए उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सुनने के बाद मेरे माता पिता ने आह भरी। उन्हें दुख हुआ कि लियू परिवार को इस तरह की गड़बड़ी से निपटना पड़ा। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, दूर के रिश्तेदार करीबी पड़ोसियों जितने अच्छे नहीं होते। वर्षों तक नियमित संपर्क के बिना स्नेह स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। उनके लिए खेद महसूस करने के बाद उन्होंने मुझसे जल्दी से कहा कि मैं अब लियू रुयान के साथ संबंध न रखूं। अगर मुझे पत्नी ढूंढनी है तो पहले मुझे किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। मैं अपने माता पिता के इरादों को समझ गया और स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। एक सामंजस्यपूर्ण परिवार एक बच्चे के बड़े होने के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। शायद लियू रुयान मूर्ख नहीं थी, उसमें बस प्यार और देखभाल की कमी थी। अगले दिन जब मैं स्कूल के पास एक नाश्ते की दुकान पर तले हुए आटे की स्टिक खा रहा था,
मैंने 2 लोगों को कोने से बाहर आते देखा। यह जी चेन और उसका साथी था। जी चेन ने मुझे नहीं देखा और अपने अनुयायी को दिखावा कर रहा था। कमीने ने चिल्लाकर कहा, भाई चेन अद्भुत है, आपको स्कूल की सुंदरता भी मिल गई। मैंने सुना है कि आप कल रात फिर से बाहर गए थे और उसने इसके लिए भुगतान किया। जी चेन की आवाज बेहद आत्मसंतुष्ट थी। बेशक, अन्यथा आप मुझसे भुगतान की उम्मीद करते हैं। वह लड़की बहुत सस्ती है, आप उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे वह उतना ही अधिक आपको नजरअंदाज करेगी। तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। जब उसे पिटाई की जरूरत हो तो उसे मारो, जब उसे डांट की जरूरत हो तो उसे डांटो और उसे कभी भी अच्छा चेहरा मत दो। बस कभी कभी मुस्कुराओ और वह कुत्ते की तरह तुमसे चिपक जाएगी। कमीने ने तुरंत उसकी चापलूसी की। भाई चेन के तरीके शानदार हैं, वास्तव में शानदार। मैं आपके अलावा किसी का सम्मान नहीं करता। मुझे यह सीखने की जरूरत है ताकि मैं भविष्य में महिलाओं को कपड़े बदलने की तरह बदल सकूं। जी चेन ने कहा, लेकिन स्पष्ट रूप से लियू रुयान को 40 दिनों से अधिक समय से मासिक धर्म नहीं हुआ है। मुझे लगभग लगा कि वह गर्भवती हो गई है। इससे मैं डर गई। उन्होंने बहुत पहले ही स्कूल छोड़ दिया था और बोलते बोलते वे दूसरी दिशा में चले गए। इन शब्दों को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि चाहे वे प्लेबॉय हों या सोने की खुदाई करने वाले, उनकी चालाकी के तरीके वास्तव में असाधारण हैं। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को किसी भी योजना को रोकने के लिए अभी भी स्पष्ट सोच रखने की जरूरत है। जहां तक पढ़ाई की बात है, मैं वैसे भी कोई प्लेबॉय नहीं हूं। जब मैं कक्षा में पहुंचा तो लियू रुयान हड़बड़ाहट में मेरे पास आया। एक जोर के धमाके के साथ उसने मेरी मेज पर जोरदार तमाचा मारा। हालांकि मैं पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। क्या यह महज एक विशिष्ट महिला नायक उपन्यास पर हमला नहीं है? आइए लड़ाई शुरू करें। फैंग युआन, तुम मेरे बारे में मेरे माता पिता को कैसे बता सकते हो? किसने तुम्हें इतना परेशान किया? क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझे ब्रेकअप के लिए मजबूर करना चाहते हो? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? हम जैसा कि अपेक्षित था, उसने मुझ पर पासा पलटने की इस चाल का इस्तेमाल किया। यह बचाव पक्ष के रूप में मुझे उनकी विचारधारा के अनुसार बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से मैं केवल उसकी लय में आ जाऊंगा, जिससे वह मुझे अपने कंफर्ट जोन में आसानी से हरा सकेगी। सहपाठियों, मैंने कल स्पष्ट रूप से कहा था कि लियू रुयान और मैं सिर्फ सहपाठी और पड़ोसी हैं, और मैंने उसके प्रति कभी कोई अस्पष्टता नहीं दिखाई है। हर कोई इसकी गवाही दे सकता है। वास्तव में पैसे उधार लेने के अलावा मैं मुश्किल से ही उससे बात भी करता हूं। जहां तक पैसे उधार लेने की बात है तो मैं भी बेहद असहाय था। हमने बचपन की दोस्ती की खातिर उदारतापूर्वक उसकी मदद की, लेकिन इससे कर्जदार के अहंकार को और बढ़ावा मिला। मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह मेरे लिए कड़ी मेहनत से सीखा गया सबक है। लियू रुयान, मैं वास्तव में तुम्हें नहीं समझता। तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? तुम हर दिन बुरी भीड़ के साथ घूमते हो। सच कहूं तो मैंने तुम्हें हमेशा काफी घृणित पाया है। मैंने तुम्हारी भावनाओं को दूर करने के लिए यह बात तुम्हारे चेहरे पर नहीं कही। फिर भी तुम यहाँ हो, लगातार इस बात का ढिंढोरा पीट रही हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। सच कहूं तो इससे मुझे उल्टी होने की इच्छा होती है। मैं पागल नहीं हूं। मैं अपनी प्रेमिका के लिए एक ढीली लड़की की तलाश क्यों करूंगा? जहां तक आपके बारे में तथाकथित कहने की बात है, आप पूरी रात बाहर रहे, फोन कॉल को नजरअंदाज किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माता पिता से झूठ बोला कि आप मुझे पढ़ा रहे थे। क्या मुझे आपकी ट्यूशन की भी जरूरत है? तुम्हारे माता पिता मेरे घर आए और मुझे पीटने की कोशिश की, यह सोचकर कि मैं तुमसे चिपकी हुई हूं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अब भी मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूं। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मैंने कभी किसी को इतना मोटी चमड़ी वाला और बेशर्म नहीं देखा। मेरे अंतिम चिल्लाने के साथ सहपाठियों का लियू रुयान के प्रति दृष्टिकोण भी बदल गया। मेरे डेस्कमेट वांग ज्योबान खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका। लियू रुयान, आप बहुत दूर जा रहे हैं। फैंग युआन एक ईमानदार व्यक्ति है। यह इतना बुरा है कि आप हमेशा उसे धमकाते हैं। अब जब आपने खुद को गड़बड़ कर लिया है तो आप अभी भी दोष किसी और पर मढ़ना चाहते हैं। क्या आपको कोई शर्म नहीं है? यह सही है, यह सही है।
सचमुच बेशर्म। नाटक पसंद करने वाले कुछ छात्र अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और एक के बाद एक लियू रुयान को डांटना शुरू कर दिया। लियू रुयान की प्रतिष्ठा का आखिरी हिस्सा भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब से उसे केवल एक ढीली ढाली महिला के रूप में देखा जा सकता था, जो थोड़ी सी दिखती थी। लियू रुयान के फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे। चुप रहो तुम सब। उसे सबसे ज्यादा नफरत तब हुई जब दूसरों ने हुआंग माओ के साथ उसके रिश्ते को उठाया। उसे लगा कि वह बस एक आजाद रिश्ते में है और उस रिश्ते में बहुत अच्छा है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह 12वीं कक्षा का सम्मान वर्ग था। अधिक से अधिक प्राथमिक विद्यालय में लोगों को यंग और डेंजरस फिल्में ही अच्छी लगती थीं, लेकिन अब उन्हें यह हास्यास्पद लगती हैं। कौन उसके साथ इतनी गहनता से भूमिका निभा सकता है? उसके चिल्लाने के बाद ज्यादातर लोग चुप हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे नहीं डरते थे और चिल्लाते रहे। वह पीछे मुड़ी और मुझे घूरकर देखने लगी, क्योंकि उसकी कल्पना में, चूंकि जब हम बच्चे थे तो मैं उसका हमदर्द था, इसलिए मैं जीवन भर उसका हमदर्द बना रहूंगा। मुझे उसकी सभी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी थी और उसे कभी थोड़ी सी भी शिकायत नहीं होने देनी थी। फैंग युआन, तुम बेशर्म हो। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली गई। आपने स्वयं मुझे यह अवसर सौंपा है, इसलिए कोई दया न दिखाने और आपको एक कोने में धकेलने के लिए मुझे दोष न दें। मैं दृढ़तापूर्वक मंच तक गया और सभी को उसके सड़क के गुंडों के साथ डेटिंग के बारे में बताया। मैंने खुलासा किया कि कैसे मैंने उसे झूठ बोलने में मदद की, उसकी होटल यात्राओं को कवर किया और यहाँ तक कि होटल जाने के लिए उसे पैसे भी उधार दिए। सब कुछ पूरी तरह से खुलासा करते हुए मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैंने केवल मजबूरी के कारण मदद की। पहला, क्योंकि मना करना कठिन था, और दूसरा, क्योंकि उसने मुझे धमकाने के लिए अपने ठग प्रेमी का इस्तेमाल किया। एक बढ़िया फूलदान का सस्ते मिट्टी के बर्तनों से टकराव नहीं होना चाहिए के सिद्धांत का पालन करते हुए मैंने कई बार उसकी मदद की। ऐसा तब तक था जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि उसने इन परेशानियों के प्रति मेरी घृणा और झुंझलाहट को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सब कुछ हल्के में ले लिया। इसलिए मैंने फैसला। अंत में एक स्पष्ट रेखा खींचते हुए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आपके सामने भी ऐसी ही अफवाहें आती हैं तो कृपया उन्हें स्पष्ट करने में मेरी मदद करें। मेरी बातें सुनने के बाद सभी गपशप के मूड में आ गए और मुझ पीड़ित से सहानुभूति रखने लगे। उन्होंने सक्रिय रूप से इस मामले को फैलाया, जिसे जनता की राय में मेरे लाभ की रक्षा के लिए पहले कदम के रूप में देखा जा सकता है, जिससे लियू रुयान को मुझे परेशान करने से रोका जा सके। हालांकि लियू रुयान के पास अभी भी एक आखिरी कार्ड था, उसका प्रेमी हुआंग माओ। इस प्रकार के घृणित व्यक्ति से अभी भी सावधान रहना आवश्यक था। इसलिए मैंने अपने डेस्कमेट जियो बान से संपर्क किया। जियो बान, इस बार मैंने लियू रुयान को नाराज कर दिया है। अपने व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से अपने प्रेमी हुआंग माओ को मेरे लिए परेशानी पैदा करने के लिए मजबूर कर देगी। क्या आपका बड़ा भाई निर्माण कार्य में काम नहीं कर रहा है? क्या आप उससे मेरी थोड़ी मदद करने के लिए कह सकते हैं? छोटी सी बात है, मैं घर पहुंचते ही अपने भाई को ढूंढ लूंगा। आखिरकार जियो बान का भाई एक वयस्क था, जबकि हुआंग माओ सिर्फ एक बेकार गुंडा था। वह आसानी से हुआंग माओ के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने एक दोस्त को एक छोटी मिनीवैन चलाने के लिए भेजा, जो हर दिन जियो बान और मुझे स्कूल से ले जाता था। इसकी बदौलत मैं अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर सका। मेरे शैक्षणिक प्रदर्शन में एक और कदम सुधार हुआ, स्थिर और बढ़ते अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर मजबूती से कायम रहा। कभी कभी स्कूल के बाद मैं हुआंग माओ को गली में लियू रुयान को जोश से चूमते हुए देखता था। उसका हाथ उसकी शर्ट के अंदर फिसल गया और उसने आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट किया। यदि राहगीर देखते तो उसे आगे धकेल देते, यदि कोई नहीं देखता तो वे स्थान बदल देते थे। जियाओ बान ने तिरस्कारपूर्ण हंसी दी, कितना कूड़ा है। लियू रुयान का स्वाद वास्तव में भारी है। मैंने उसके लिए केवल उपहास ही छोड़ा था। हालांकि जब से पिछली बार लियू रुयान का झूठ उजागर हुआ था, उसके माता पिता उसे और अधिक सख्ती से अनुशासित कर रहे थे, जिससे उसके लिए अपना दिमाग शांत करना और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो गया था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में वह बहुत अधिक ज्ञान से चूक गई थी और उसकी परीक्षाएं अभी भी पहले की तरह ही विनाशकारी थीं।
इसके अलावा उसकी माँ बहुत होशियार थी और उसने शिक्षकों के साथ संवाद करने के लिए स्कूल आना शुरू कर दिया था, इसलिए वह अब इसे छिपा नहीं सकती थी। जब वह एक बार फिर कक्षा में अंतिम स्थान पर आई तो उसकी क्रोधित माँ ने उसे बुरी तरह पीटा। और लियू रुयान, लानत है, वास्तव में मुझे एक बार फिर ढाल के रूप में बाहर खुद से बड़बड़ाते हुए अंकल झांग, एक सेवानिवृत्त अधिकारी, को पड़ोस के निवासियों का डिफॉल्ट प्रतिनिधि माना जाता था। उन्होंने रुयान से प्यार से पूछा, कितना समय हो गया बच्चा? अब लगभग 1 महीना हो गया है। युआन फैंग ने तुम्हें मजबूर किया। तुम्हें बोलने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए, यह कोई छोटा आरोप नहीं है। हाँ, हेनरी फैंग ने मुझ पर दबाव डाला और उसने मुझे किसी को न बताने की धमकी भी दी। यह किस दिन हुआ? वो हूँ दादाजी झांग, जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ मेरा दिल दुखता है। अपनी बेटी को रोता देख लियू रुयान की माँ को भी गुस्सा आ गया। अंकल झांग, आपका इससे क्या मतलब है? क्या आप रुयान पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं? कौन सी सभ्य लड़की अपनी मासूमियत का इस्तेमाल करके इस तरह की बात झूठ बोलेगी? इसके विपरीत लियू रुयान के पिता को कुछ एहसास हुआ, उसकी अभिव्यक्ति कुरूप हो गई और वह चुप रहा। जियो लियू, चिंता मत करो, इस मामले को साफ किया जाना चाहिए, अंकल झांग ने धीरे से कहा। इस स्तर पर यदि इसे स्पष्ट नहीं किया गया तो फैंग युआन की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी और उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम या तो यहीं स्पष्ट रूप से पूछते हैं या हम इसे संभालने के लिए केवल पुलिस को बुला सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने हमारे परिवार की ओर देखा। बिल्कुल, यह मेरी आजीवन प्रतिष्ठा से संबंधित है। अगर इसे स्पष्ट नहीं किया गया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या वह दावा नहीं कर रही है कि यह बलात्कार है? यह एक आपराधिक अपराध है, कोई आधारहीन आरोप नहीं है जिसे आप यूं ही उछाल सकते हैं। मेरे पिताजी ने भी आवाज लगाई। मैंने बस ठंडे भाव से लियू रुयान के प्रदर्शन को देखा। यह सुनकर लियू रुयान की मां का चेहरा ठंडा हो गया और उनके लिए इसका खंडन करना कठिन हो गया। वह केवल लियू रुयान पर चिल्ला सकती थी, बोलो, तुम सिर्फ रोते हो। बेशक लियू रुयान ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वर्तमान में हम दोनों मुश्किल से बातचीत करते हैं और मेरी दैनिक दिनचर्या अविश्वसनीय रूप से सरल है, बस 3 निश्चित स्थानों के बीच घूमना, आस पड़ोस के सुरक्षा कैमरों के साथ उसके द्वारा बनाई गई किसी भी तारीख को आसानी से खारिज कर दिया जाएगा। इस समय लियू रुयान को शायद मौत के इस स्टंट पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसने खुद को एक कोने में छिपा लिया था और केवल समय रुकने के लिए रो सकती थी। दर्शकों ने पहले से ही लियू रुयान और स्थानीय ठगों के बारे में अफवाहें सुनी थीं, इसलिए इन कुछ आदान प्रदानों को सुनने के बाद उन्होंने मूल रूप से इसका पता लगा लिया। वह संभवतः किसी ठग के बच्चे से गर्भवती हो गई थी और इसके लिए मुझे फंसाना चाहती थी। उसके परिवार के रक्षात्मक रवैये को देखकर पड़ोसियों ने भी अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। उपहास और तिरस्कार के संकेत के साथ लियू रुयान के पिता को शायद बहुत पहले ही इसका एहसास हो गया था। अब रुयान की मां ने भी संभवतः इसका पता लगा लिया है। उसका चेहरा अत्यंत पीला और अत्यंत भद्दा हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि पूरे परिवार को पूरी तरह से सामाजिक मृत्यु का सामना करना पड़ा है। अपने विचारों में खोई हुई वह अचानक जोर जोर से रोने लगी। लियू रुयान के पिता निराशा में आहें भरने लगे। परिवार को इस हालत में देखकर दर्शकों को समझ नहीं आया कि वे और क्या कहें और कुछ को उन पर दया भी आने लगी। स्वयं को उनके स्थान पर रखकर देखें तो यह वास्तव में काफी दयनीय था। मेरे पिता ने नाटक देखना बंद कर दिया और कहा, बूढ़े लियू, जिस प्रेमी के साथ आपकी रुयान डेटिंग कर रही है वह काफी समय से मौजूद है, लेकिन आप दोनों हमेशा इतने व्यस्त रहते हैं कि कोई भी आपको कभी नहीं देखता है। यह सिर्फ बच्चों की बातें हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से फोन करना सही नहीं लगा, जैसे कि हम छींटाक्षी कर रहे हों। दर्शकों ने चिल्लाकर कहा, क्या उस बच्चे का नाम जी चेन है? ब्लू स्ट्रीट पर ऑटो मरम्मत की दुकान के बूढ़े जी का बेटा। उसने जल्दी स्कूल छोड़ दिया, अपने बालों को पीला कर लिया, मोटरसाइकिल चलाया और पूरे दिन बेवकूफ बनाया। हाँ, वास्तव में पूरा स्कूल मूल रूप से रुयान और उस बच्चे के बारे में जानता था। यह अविश्वसनीय है कि उसके माता पिता को नहीं पता था और यहाँ तक कि फैंग युआन को ढूंढने भी आए थे। यह सुनकर रुयान की माँ और भी टूट गई और चिल्लाकर बोली, जब तुम सब जानते थे तो किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया?
हम आपको कैसे बता सकते हैं? आप हर दिन इतने व्यस्त रहते हैं कि कोई भी आपको कभी नहीं देखता है। क्या हमें एक गुमनाम टिप लिखकर आपके दरवाजे की दरार में डाल देना चाहिए था? ईमानदारी से कहूं तो आपको अपने बच्चे की परवाह नहीं है, और जब चीजें गलत हो जाती हैं तो आप दूसरों को दोष देते हैं। क्या आपके लिए किसी और को आपके बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए? रुयान की मां की बातें पड़ोस की बुजुर्ग महिलाओं को नागवार गुजरी। लियू रुयान के जल्दी गर्भवती होने के प्रति उनकी नापसंदगी के कारण उनकी आलोचना होने लगी। इसके विपरीत लियू रुयान के पिता आखिरकार एक पुरुष होने के नाते आगे बढ़े और पहले झुके। मुझे खेद है सभी को। हमारे परिवार ने स्थिति को स्पष्ट नहीं किया और सभी के लिए परेशानी पैदा की, खासकर युवा फैंग युआन के लिए। मैं माफी मांगता हूं। हम रुयान को ठीक से पालने में विफल रहे, यह हमारी गलती है और हम घर पर इस पर विचार करेंगे। जहां तक रुयान के बच्चे का सवाल है, हम जवाब पाने के लिए जी चेन के परिवार से संपर्क करेंगे। आइए आज के लिए अलग हो जाएं। सभी को धन्यवाद। सभी को परेशान करने के लिए क्षमा करें। उसे अपनी गलती स्वीकार करते देख हर किसी ने आगे दबाव नहीं डाला, क्योंकि लियू रुयान के पिता आमतौर पर काफी समझदार थे। उसने झुककर मेरे पिताजी से एक बार फिर माफी मांगी, फिर अपने बैग से 5,000 युआन निकाले और मेरे हाथ में भर दिए। फैंग युआन, मुझे खेद है। यह पैसा आपको मुआवजा देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन कृपया इसे ले ले ताकि मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर सकूं। मैंने मना नहीं किया। अपने परिवार को गमगीन माहौल में जाते देख भीड़ भी तितर बितर हो गई और उत्साह कम हो गया। हालांकि उन्होंने गपशप करने और इस बड़े नाटक को पचाने के लिए तुरंत छोटे समूह बना लिए। आज रात लियू रुयान के व्यवहार ने उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मैंने मन में सोचा, क्या वह बुद्धिहीन है? वह इतनी लापरवाही से बलात्कार का आरोप कैसे लगा सकती है? क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि मैं उसकी बदनामी का जवाब दूंगा? ये ड्रामा क्वींस सचमुच डरावनी हैं। मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं उनसे बहुत दूर रहूं। अगले दिन स्कूल में, जैसी कि उम्मीद थी, लियू रुयान द्वारा मुझे फंसाने की खबर पहले ही हर जगह फैल चुकी थी। जैसे ही मैंने कक्षा में प्रवेश किया, मैंने जियो बान को दूसरों के साथ जोर जोर से चर्चा करते हुए सुना। ब्रेकिंग न्यूज। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूर्व शुद्ध स्कूल सुंदरी वास्तव में गर्भवती हो जाएगी। हाँ, तुमने वास्तव में सोचा था कि वह शुद्ध थी। मेरी तेज आंखों ने बहुत पहले ही उसका असली स्वरूप देख लिया था। अविश्वसनीय है कि उसने ठगों के साथ बेवकूफ बनाया और गर्भवती हो गई। इससे भी अधिक अविश्वसनीय यह है कि उसने वास्तव में फैंग युआन को फंसाने की कोशिश की थी। ऐसे बचपन का दोस्त होना वास्तव में हेनरी फैंग के लिए एक अभिशाप है। छोड़ो, उसे बचपन का दोस्त कैसे कहा जा सकता है? उस शब्द का अपमान मत करो। मुझे अंदर आते देख जियोबान ने तुरंत मुझे आवाज लगाई। फैंग युआन, जल्दी से यहाँ आओ और मुझे इसके बारे में बताओ। मैंने अतिशयोक्तिपूर्ण लहजे में घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कल का दिन सचमुच आंखें खोलने वाला था। मैं घर पर बस अपना काम निपटा रहा था, तभी मुसीबत ने दस्तक दी। मुझे निश्चित रूप से इस कुतिया को बेनकाब करना था। इस घटना के कारण लियू रुयान कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक स्कूल नहीं आए। जहां तक बच्चे की बात है तो कहा गया कि जी परिवार के साथ बातचीत ठीक नहीं रही। जी चेन और उनके पिता बिल्कुल भी बच्चा नहीं चाहते थे। भले ही उनका परिवार अशिक्षित था, फिर भी वे हाई स्कूल में गर्भवती हुई लड़की को हे दृष्टि से देखते थे, भले ही जी चेन ही वह लड़की थी जिसने उसे गर्भवती किया था। एक बार फिर मैं अंततः अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई पर केंद्रित कर सका। दुर्भाग्य से 2 महीने बाद लियू रुयान ने मुझे पड़ोस में पाया। युआन फैंग, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इस बार मेरी मदद करनी होगी। ओह कृपया, क्या उसने सचमुच सोचा था कि मैं उसकी बात सुनूंगा? मैंने पड़ोस की आंटियों को चिल्लाया जो नाटक देख रही थीं। लियू रुयान, जब भी कुछ हो तो मेरे पास आना बंद कर दो। मैं यह सुनना नहीं चाहता। मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाला हूँ। इतना कहकर मैं उसकी पकड़ से छूटकर भाग गया। अपने गर्भवती पेट के साथ वह मेरा पीछा नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल चिल्ला सकती थी, तुम बहुत मूर्ख हो। मैं वह महिला हूं जिसे तुम कभी नहीं पाओगे। इस तरह भी तुम अभी भी मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं बस भागता रहा।
वह केवल मेरी विदा होती आकृति को एकटक देखती रह गई। बाद में मैंने दूसरों से सुना कि हुआंग माओ ने उसके साथ धोखा किया था और यहाँ तक कि सबके सामने लियू रुयान को घटिया भी कहा था। यह सुनकर मैंने अनुमान लगाया कि लियू रुयान चाहती थी कि मैं उस दिन हुआंग माओ से बदला लेने में उसकी मदद करूं। अपने दिल में मैं बस यही कहना चाहता था, प्रफुल्लित करने वाला, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूं? मैं आपके नाटक का हिस्सा नहीं हूं। बाद में महारानी रुयान बदला लेने के लिए पागल हो गईं। उसने कुछ समय के लिए हुआंग माओ को खुश करने का नाटक किया। अगली बार जब वे एक साथ छोटे जंगल में गए तो उसने हुआंग माओ को कसकर पकड़ लिया और उसके साथ पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। दुर्भाग्य से उनकी किडनी को छोड़कर हुआंग माओ का शरीर काफी मजबूत था। उस गिरावट का परिणाम यह हुआ कि हुआंग माओ की केवल कुछ पसलियां ही टूटीं। जहां तक लियू रुयान की बात है, गर्भपात के कारण न केवल उसकी हड्डियां टूट गईं, बल्कि उसका गर्भाशय भी हटा दिया गया। जब मेरे कॉलेज की प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया तो मैं शहर में प्रथम स्थान पर था और सिंघुआ विश्वविद्यालय जा रहा था। इस समय लियू रुयान अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ था। उसकी मां मुझे ढूंढने आई और विनम्रतापूर्वक बोली कि रुयान ने आखिरी बार मुझसे मिलने की जिद की है। सच कहूं तो मैं उससे मिलने जाना चाहता था, चाहे मानवीय कारणों से या जिज्ञासा से। मैं उसी दिन अस्पताल गया। लियू रुयान बिस्तर पर लेटी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जब उसने मुझे देखा तो झट से अपनी नजरें नीचे करीं और धीरे से बोली, तुम यहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैंने एक इंटरनेट मीम के साथ उत्तर दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भावनाएं पैदा कर रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। यह यात्रा पूरी तरह से बेस्वाद लग रही थी क्योंकि वह यह सब अपने ऊपर लेकर आई थी। अंत में उसने कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, हमेशा इस तथ्य का फायदा उठाया है कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं आपके अच्छे होने की कामना करता हूँ, एक ऐसी यात्रा जिसमें पीछे मुड़कर न देखें। मुझे अभी भी याद है जब हम मिडिल स्कूल में थे और मैं खेलने के लिए आपके घर गया था, मैंने आपके चाचा की घड़ी तोड़ दी थी। उस समय मैं घबरा गया और सहज भाव से कहा कि तुमने यह किया है। आपने मार खाई और कभी नहीं कहा कि यह वास्तव में मैं ही था। उस समय न केवल मैं इसे महत्व नहीं देता था, बल्कि मैं यह भी सोचता था कि तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हो। वह मैं ही था जो तुम्हें संजोना नहीं जानता था, मुझे क्षमा करें। लियू रुयान, आप सचमुच मुझ तक वापस आने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं? तो तुम मुझे बताना चाहते थे कि तुमने मुझे हमेशा एक साधारण आदमी समझा है। लानत है, और यहाँ मैं अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, न जाने कैसे मैं अचानक इस विषय पर आ गया। फैंग युआन, मैं सोचता था कि आप ईमानदार, शांत और करिश्माई नहीं थे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था, बहुत गलत। तुम्हें एक खूबसूरत पार्टनर जरूर मिलेगा। जैसे ही वह बोली, उसने मेरी नजरों से बचना बंद कर दिया, लेकिन आंसू बह निकले और उसके चेहरे से बह निकले। उसके अभी भी सुंदर चेहरे को देखकर मैंने अंदर ही अंदर आह भरी। इसे भूल जाइए, चाहे वह कुछ भी करे, जब तक वह भविष्य में अपना फिगर बरकरार रखती है, उसके लिए घर बसाने के लिए एक ईमानदार लड़का ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। जहां तक मेरी बात है, बेहतर होगा कि मैं और अधिक एंटीपीयूए तकनीकी सीखूं। वर्षों बाद मैं बस गया और इंपीरियल कैपिटल में अपना करियर स्थापित किया और एक प्रसिद्ध सी हॉटशॉट बन गया। इस बीच लियू रुयान कथित तौर पर एक सोशलाइट बन गई, जिसने अमीर बूढ़ों से चिपके रहने के लिए तीखी रणनीति का इस्तेमाल किया। वह एक बड़े बॉस को अपनी उंगली पर लपेटने में कामयाब रही और काफी अच्छे से रहने लगी। अपने माता पिता को सेवानिवृत्ति के लिए बहुत सारे नौकरों के साथ एक लग्जरी हवेली में ले गई। मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे जैसे हॉटशॉट के पास वास्तव में उससे अधिक पैसा था। जहां तक जी चेंग की बात है, उन्होंने अपने पिता की ऑटो मरम्मत की दुकान संभाली और काफी अच्छा काम किया। अब अपनी अधेड़ उम्र में वह ठगों को अधिक से अधिक हे दृष्टि से देखता था और उसे इस बात का गहरा अफसोस था कि उसने उस समय कड़ी मेहनत से पढ़ाई नहीं की थी। इसलिए उन्होंने गुमनाम रूप से पहाड़ी गांवों में कई गरीब छात्रों को प्रायोजित किया और अक्सर उनके द्वारा उन्हें लिखे गए धन्यवाद पत्रों के बारे में डींगे हाँकी। जब उनसे पूछा गया कि वह गुमनाम क्यों रहे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि उन छात्रों को पता चले कि उनका प्रायोजक एक ठग हुआ करता था।
मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि मैं भी एक गांव से आया हूँ और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान शहर में प्रथम स्थान भी हासिल किया।